वेलकम टू डे 5 ऑफ रिवीजन सीरीज, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th रिवीजन के लिए, बोर्ड्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड, राइट। मोस्टली न्यूक्लिक एसिड क्या है, कैसे न्यूक्लिक एसिड वर्क करता है, ये सारी चीजें। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? दो न्यूक्लिक एसिड जो हमें देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में, डीएनए और आरएनए। मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म में आपको डीएनए देखने के लिए मिलेगा और आरएनए आपको बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है, राइट। लेकिन ये फर्स्ट आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब वर्ड आता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो सपोज कर लो ये आपके फादर है, ओके। और आपके फादर के जो कैरेक्टर्स उनके सन में आए, ओके। तो वो किसके थ्रू आए? गैमीट्स के थ्रू, राइट। वी ऑल नो गैमीट्स के थ्रू आए। तो गैमीट्स में क्या होता है ऐसा? तो गैमीट्स में होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका डीएनए, ओके। ये जो डीएनए है वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें सेशन में रिवाइज करेंगे हम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने चैप्टर पढ़ा था, ओके। यहाँ पे गैमीट्स में क्या होता है? डीएनए जो कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दीज आर नोन एज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में या फिर किसी भी आरएनए में हमें तीन चीजें देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीएनए की। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है शुगर। कौन सी वाली शुगर? कार्बन 5, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। प्लस हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेसिस, या फिर आप बोल सकते हो एन बेसिस, ओके। ये कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ओके। ये 5 होते हैं। इसमें भी नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है आपका पायरिमिडीन, ओके। ये थोड़ा बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, इतना वास्ट हमें जाना नहीं है। एक बेसिक डिफरेंस जो आपसे पूछता है एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो देखो डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आपको नाइट्रोजनस बेसिस देखने के लिए मिलता है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं डीएनए के अंदर। हाउएवर आरएनए के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। आपने यहाँ पे एक बात नोट करी होगी, डीएनए के अंदर हमें थाइमीन देखने के लिए मिलता है, उसकी जगह आरएनए में हमें देखने के लिए मिलता है यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन, ओके। अगर मैं बात करूं थाइमीन की, थाइमीन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ओके। 5 मिथाइल यूरेसिल, ये आपका थाइमीन का दूसरा नाम है, जो कि हमें आरएनए में देखने के लिए मिलता है। शुगर यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है, यहाँ पे राइबोज शुगर मिलती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए में जो डी आता है ये डिनोट करा है डबल स्टैंडर्ड नेचर को, और आपका जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। जेनेटिक मटेरियल अगर सारे ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो डीएनए देखने के लिए मिलता है। हाउएवर बहुत कम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कुछ वायरस, जैसे कि ट्यूबी बैक्टीरियोफेज, ओके, टोबैको मोजिक वायरस, इनमें हमें देखने के लिए मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए। बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत कम रिएक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है डीएनए। और अगर आरएनए की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा आपका रिएक्टिव देखने के लिए मिलता है और कम स्टेबल है। अब इसको कैसे याद करें? तो सपोज कर लो कोई एक पर्सन है, कोई एक ये मेल है, ठीक है। इसके पास आपकी जॉबलेस है ये, ठीक है, और ये मैरिज भी नहीं हुई है इसकी, ओके। तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये अलग अलग लोगों के पास जाए और ठीक है उनसे कम्युनिकेट करे कि मुझे जॉब दिलवा दो, ठीक है, मेरी मैरिज करवा दो। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। और अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड इस पर्सन की, इस पर्सन के पास लाइक इसकी मैरिज भी हुई है, ओके, और इसके पास जॉब भी है, ओके, जॉब प्लस मैरिज, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, ओके। तो ये हर किसी के पास जाके नहीं बोलेगा ना कि मुझे जॉब दिलवा दो। क्यों बोलेगा? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही है, ओके, जॉब भी उसके पास, मैरिज भी हुई है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरली वो ज्यादा स्टेबल है। डबल स्टैंड्स की वजह से दो स्टैंड्स हमें डीएनए में देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके, जॉब भी है उसके पास और उसके पास मैरिज भी है, ठीक है, वो कंप्लीटली स्टेबल है। तो वो रिएक्ट क्यों करेगा दूसरे लोगों से जाके? लाइक इतना ज्यादा हेल्प क्यों मांगेगा? नहीं मांगेगा ना, वो बहुत स्टेबल है, वो उसे लेस रिएक्टिव है। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड दूसरे वाले पर्सन की, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो अलग अलग जगह जाएगा और ज्यादा सर्च एक्सप्लोर करता रहेगा, ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, ओके। अगर हम बात करें फोस्फेट की, तो वो हमें देखने के लिए मिलता है, ओके। तो उसमें डिफरेंस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
डीएनए की, जो कि आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, डबल स्ट्रैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा एक दो डबल स्ट्रैंड्स हैं, ये नंबर 1 स्ट्रैंड हो गया और ये नंबर 2 स्ट्रैंड हो गया। ओके, तो इसमें ये जो एस है ये डिनोट कर रहा है आपकी शुगर को, और शुगर कौन सी होगी आपकी, कार्बन 5 वाली शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर। अब ये जो शुगर है ये अगर हम बाहर की तरफ देखें आउटसाइड, तो ये फॉस्फेट से अटैच्ड है। ओके, और ये फॉस्फेट से अटैच्ड है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बैकबोन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे जो अंदर की तरफ हमें बेसिस देखने के लिए मिलते हैं, ये बेसिस कौन से होते हैं हमारे, प्यूरीन एंड पिरामिडिन। प्यूरीन और पिरामिडिन आपस में, एक प्यूरीन और एक पिरामिडीन दोनों आपस में मिलके बॉन्ड्स बनाते हैं, और ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस इनके बीच में हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं बात करूं एडेनिन की और गुआनिन की, तो एडेनिन और थाइमीन की, एडेनिन और थाइमीन आपका ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड से अटैच रहता है। ओके, गुआनिन एंड साइटोसिन आपके ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। ओके, तो गुआनिन एंड थाइमीन जो है आपका, गुआनिन और थाइमीन, ये आपका ये आपका प्यूरीन है, ये पायरिमिडीन है, ये प्यूरीन है, ये पायरिमिडीन है। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन की आपको बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। ये पायरिमिडीन, ये प्यूरीन है और ये पायरिमिडीन है। ओके, प्यूरीन और पायरिमिडीन की बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, और बॉन्ड्स भी अलग अलग है। अब आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, इसमें डबल बॉन्डिंग क्यों हो रही है, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग क्यों हो रही है, जस्ट ये और यही चीज स्टेबल बनाती है डीएनए को। ओके, एक तो ये इसमें डबल हमें स्ट्रैंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, बैकबोन इसकी इतनी अच्छी है। ओके, पोलैरिटी, पोलैरिटी आपको बिल्कुल एंटी पैरेलल पोलैरिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि एक अगर 5:3 है तो दूसरी वाले की कितनी होगी, 3:5 पोलैरिटी। ओके, पिच, बैलेंस पिच देखने के लिए मिलती है, विच इज 3.4 नैनोमीटर की पिच। ओके, एक पिच में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती है ये। प्यूरीन और पिरामिडीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो डायमीटर एकदम स्टेबल रहता है। दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। ओके, सो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है, और ये बीच में आपको जो बेसिस दिख रहे हैं, ओके, ये बेसिस आपको अटैच दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अटैच रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चारगाफ रूल भी आता है। अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल क्या कहता है कि जितने प्यूरीन्स हैं उतने पिरामिडीन्स होंगे। ओके, सो प्यूरीन इज इक्वल टू पिरामिडीन, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया, प्यूरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स, पिरामिडीन्स पायरिमिडीन्स कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, इस फॉर्मूला यहाँ से आया अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। अब देखो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं दिया, ये 4 लोगों की मेहनत का काम है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल को स्टडी किया था, तो वो मॉडल क्या था आपका, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। ओके, सो वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था वो आपका फ्रांसिस क्रिक मतलब क्यों बोल रही हूँ मैं, एक तो जेम्स वॉटसन हो गए और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने स्टडी किया और फिर 1953 में अपना दिया कि अपना पूरा डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो दिया। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था, मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे इस डायग्राम की, बहुत बेसिक डायग्राम है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये डायग्राम क्या कहता है, यहाँ पे आपको ये 5 कार्बन की दिख रही होगी साइक्लिक रिंग जो आपकी पेंटोज शुगर है। ओके, तो देखो एक फॉस्फेट और आपका जो ये OH है, OH क्या बता रहा है यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यानी कि मतलब ये राइबोज है। ओके, यानी कि ये आपका RNA है। OH प्रेजेंट है ना, डीएनए में ये वाला O वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो ऑक्सीजन है और फॉस्फेट के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टेरिक बॉन्ड। ओके, और जो कार्बन 5 कार्बन और फॉस्फेट के बीच बनने वाला बॉन्ड है उसे बोलते हैं हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, राइट। और जो कार्बन है और आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर कोई भी हो सकता है XYZ, ओके, वो जिस बॉन्ड से अटैच होगा उसे हम बोलेंगे आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है जो भी हमने देखा, और ये आपका बेस पेयर, तो ये वाला बॉन्ड यही वाला है। ओके, 1 नंबर जिसमें मैंने डाला है
वो यही वाला बॉन्ड है। ओके, नाइट्रोजनस बेस पेयर, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की यहाँ पे लिंकेज होती है। ओके, तो इतनी चीज आई होप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, वैसे भी बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं थी ये। ओके, अभी हम आगे मूव करेंगे यहाँ पे, विच इज लाइक आपका सेंट्रल डॉगमा। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है आपका, जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इट इज नोन एज रेप्लीकेशन। ओके, आप क्या बोल सकते हो, कॉपिंग, कॉपी बोल सकते हो, कॉपी बनाना डीएनए की। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन या फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए से मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में क्या क्या फर्क है वो हम पढ़ेंगे आराम से। ओके, अब बात करते हैं हम पैकेजिंग की। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, तो यूकैरियोट्स में अलग और प्रोकैरियोट्स में अलग देखने के लिए मिलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक बार हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। अब प्रोकैरियोट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा, उनके अंदर कोई ऐसा न्यूक्लियस भी देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो उनके अंदर देखने के लिए मिलता है न्यूक्लियोइड, राइट, जो कि, और डीएनए कैसा होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेबल नहीं होता। ओके, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, उसके साइटोप्लाज्म में कुछ पॉजिटिवली चार्ज आपका नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स मिलती है। ओके, उनसे जाके अट्रैक्ट हो जाता है और ऐसे बाइंडिंग हो जाती है। बस इतनी सी बाइंडिंग है। ओके, अगर हम बात कर ले यूकैरियोट्स की, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है हमें, ये देखते हैं। यहाँ पे डीएनए अभी भी प्रोटीन के साथ तो अटैच होगा, डीएनए क्योंकि यहाँ पे अभी भी नेगेटिवली चार्ज है ना, रहेगा ये प्रोटीन के साथ अटैच, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग प्रोटीन देखने के लिए मिलेगी, एक होगा बेसिक प्रोटीन और एक होगी आपकी एसिडिक प्रोटीन। ओके, बेसिक वाली जो प्रोटीन है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, वो कुछ इस तरीके से रैप होगी कि वो फॉर्म करेगी एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपका न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ओके, 3 मार्क्स का। अब ये क्या है आपका, हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि 8 हिस्टोन से बन के बना हुआ है हर हिस्टोन प्रोटीन में। ये आपका H1 प्रोटीन है और ये डीएनए इसकी चारों तरफ राउंड रैप हुआ है, और ये रैप कितने का है, 1 की पावर 3/4, यानी कि 1.75 इसने टर्न लिया है। ओके, और ये H1 एज अ काम करिए प्लग्ड प्रोटीन का, ये देखने के लिए मिलता है हमें किसमें, डीएनए में। ओके, आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन्स है, ओके, नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन्स, अब ये दो तरीके की होती है। ये एक होती है आपकी यूक्रोमैटिन और एक होती है आपकी हेट्रोक्रोमैटिन। देखो, यू मतलब ट्रू, ट्रू है तो एक्टिव है। ओके, और जो ट्रू नहीं है वो कैसी है, इनएक्टिव। ओके, ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। ट्रू है लाइटली स्टेन्ड है। ओके, बहुत अच्छी है, बहुत लाइटली स्टेन्ड है, बहुत लाइट है। और इंटेंसली स्टेन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बहुत ज्यादा डार्क है। ओके, इनएक्टिव है और बहुत ज्यादा डार्क है, इंटेंसली स्टेन्ड है। कौन सी वाली, हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन बहुत लूजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये हट ही नहीं पाएगी। दूसरी है आपकी तरफ हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि बहुत ज्यादा डार्कली पैक्ड है। तो ये चीजें दोनों में डिफरेंस है। बहुत इजीली अगर याद करोगे कि हाँ यू से, तो आप बेसिक डिफरेंस कर पाओगे, वरना इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि यू में कौन सा था और हेट्रो में कौन सा था, राइट। अब बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, जो कि लाइक आपके साइंटिस्ट ने दिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि एग्जैक्टली क्या कैसे हुआ, कि एक बेसिक चीज आनी चाहिए। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ से। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था ये हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा वो करा आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इस पे अपना एक्सपेरिमेंट करा। 2 स्ट्रेन्स होती हैं इसकी, एक एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन थी। एस स्ट्रेन जो थी वो शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करती थी, और जो आर स्ट्रेन थी वो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करती थी, शाइनी और रफ। ओके, यहाँ पे कैप्सूल के साथ प्रोड्यूस होती थी ये विदाउट कैप्सूल प्रोड्यूस होती थी। एस स्ट्रेन क्योंकि शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करती थी, लेकिन कैसी थी, टॉक्सिक इन नेचर, और कॉज करती थी निमोनिया को। ओके, तो कोई भी इंसान इसके उसमें आएगा, इन्फेक्ट होगा तो उसे निमोनिया हो जाएगा। आर स्ट्रेन को देखो, ये नॉन टॉक्सिक थी, लेकिन
कैसे प्रोड्यूस करती थी, रफ कॉलोनी। अब जरूरी है, जो चीज शाइनी होती है ना, वो नुकसान भी आपको बहुत ज्यादा ही करती है। ओके, सो ऐसे याद रखो, एस्ट्रेन बहुत ज्यादा शाइनी और यही कॉज करती थी निमोनिया, एंड आर स्ट्रेन जो कि बहुत ज्यादा रफ थी और ये बिल्कुल भी कॉज नहीं करती थी निमोनिया, राइट। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेके और एक माइस को लेके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइस। अगर हम सारे एक्सपेरिमेंट देखें तो माइस 95% तक हम माइस को यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं एस सेल की, एस सेल यानी एस स्ट्रेन की, उन्होंने एस स्ट्रेन लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया। उन्होंने ये देखा कि माइस की डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई? ड्यू टू निमोनिया। ओके, दूसरी चीज, उन्होंने आर स्ट्रेन लिया और आपने माइस के अंदर डाला। उन्होंने देखा कि माइस जिंदा रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसे निमोनिया नहीं हुआ। फिर उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया और आपका जिंदा माइस लिया। ओके, अब उन्होंने देखा कि माइस जिंदा रहा। तो इस क्यों जिंदा रहा? क्योंकि एस जो था आपका एस सेल, वो आपका हीट किल था, तो उसके अंदर का मटेरियल जल गया ऑब्वियसली। अब हमने हीट किल किया ना उसको। फिर हमने क्या करा, एफ ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया। ओके, एस्ट्रेन या फिर एस सेल बोल सकते हो, और जो आपका लिविंग आपका आर सेल लिया, इन दोनों को मिक्सअप किया और आपके माइस में डाला, और यहाँ पे आपकी माइस की डेथ हो गई। अब यहाँ पे डेथ क्यों हुई, इसका ही जवाब फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि कोई एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि आपका एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा है और उसे वायरुलेंट बना रहा है। वायरुलेंट मतलब ऐसा एक टॉक्सिक मटेरियल बना रहा है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो रही है माइस की। लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बता पाए एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या जा रहा है। बस उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने बोला? एफ ग्रिफिथ ने। लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली क्या चीज है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है और इसको वायरुलेंट बना रही है। नहीं बता पाए, इनका एक्सपेरिमेंट यहीं रह गया। इसके बाद आपके दो साइंटिस्ट आई जिनका नाम था, तीन साइंटिस्ट थी बेसिकली, ऑसवर्ल्ड अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ये तीनों आपकी फीमेल्स मत समझ लेना। ओके, ये तीनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ही जो एक्सपेरिमेंट था इसको समझा पहले, और इन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट अच्छा है और इसको हमें और आगे रिसर्च करनी चाहिए। तो इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर रिसर्च करी और इन्होंने तीन अलग अलग एंजाइम्स यूज करे। क्या यूज करे? एंजाइम्स। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, आपका हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, यही वाली स्टेज को इन्होंने कंटिन्यू करा। ओके, ये वाली स्टेज ली इन्होंने और सबसे पहले डाला प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये आपका लिया सेल, हीट किल्ड एस्ट्रेन ली और जिंदा आपको लाइव फॉर्म में आर सेल लिया, दोनों को मिक्सअप किया, प्रोटीएजेस डाला। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को खा जाता है। ओके, और फिर आपका माइस में इंजेक्ट करवाया, दिखा तो माइस अभी भी मर रहा है। तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन तो अभी हमने सेल से गायब कर दिया प्रोटीएजेस डाल के, तो इसका मतलब प्रोटीन वो चीज नहीं है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। ओके, यानी कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है। फिर दूसरा फिर से करा यही वाली स्टेज को। अब इस बार उन्होंने प्रोटीएजेस की जगह आरएनएस डाला। आरएनएस एक ऐसा एंजाइम है जिसके थ्रू आपका जो आरएनए है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली ये वाला एंजाइम खा जाता है उसको, और वहां पे आपको आरएनए दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये भी देखा, तब भी हमारा माइस मर गई, मतलब हमारी माइस जिंदा नहीं रही, उसकी डेथ हो गई निमोनिया से। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि आरएनए भी वो नहीं है जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद इन्होंने लास्ट में डीएनए डाला और उनको ये पता चला कि जो डीएनए है वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, यानी कि वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो ये चीज उन्होंने बताई, लेकिन क्योंकि इन्होंने आगे इस चीज को बढ़ाया था आपके ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, तो इसलिए इन्हें इतना ज्यादा आप ये बोल सकते हो सराहा नहीं किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, इनके काम को बोल दिया गया अच्छा यार तुमने मतलब उसका ही काम आगे बढ़ाया, तो इतना ज्यादा नहीं हुआ इनका काम फेमस। इसके बाद हर्शी और चेज आए। हर्शी और चेज ने एक अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, यानी कि इन्होंने एकदम अलग एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं ऐसे, और इसके थ्रू क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रूव होगा। तो हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। हर्शी और चेज ने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट करा था
इसके ऊपर करा था बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर, और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया और इसको ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम पे, एक ऐसे मीडियम जिसके अंदर इन्होंने देखा फॉस्फोरस जो कि रेडियो एक्टिव था। ओके, तो इन्होंने इसका रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था डीएनए के अंदर 3 चीजें देखने के लिए मिल रही थी, एक तो बेस पेयर, एक शुगर और एक फॉस्फेट। ओके, तो ये जो फॉस्फेट इसमें प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो गया? रेडियो एक्टिव डीएनए हमें देखने के लिए मिला। फिर दूसरा लिया आपका, ये सेकेंड वाला आपका देखने के लिए मिला हमें बैक्टीरियोफेज, और इसे ग्रो करवाया दूसरे मीडियम पे, मीडियम 2 पे, और यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव कोट देखने के लिए मिला, यानी कि जो प्रोटीन कोट होता है वो रेडियो एक्टिव देखने के लिए मिला इस बैक्टीरियोफेज में। ओके, अब दोनों को उन्होंने अलग अलग इकोलाई पे ग्रो करवाया। किस पे? इकोलाई। इकोलाई क्या है आपका? इश्चेरिशिया कोलाई, जो कि बैक्टीरिया है। दोनों को ग्रो करवाया। फर्स्ट स्टेज आपकी इन्फेक्शन की। ओके, दूसरी स्टेज में क्या हुआ? इन दोनों को अलग करवा दिया। अब देखो, इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया होगा तो अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया होगा। ओके, और फिर दोनों को आपका एक सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन आती है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसके थ्रू इन दोनों को बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये देखो, ये इसके ऊपर से तो अलग हुआ फर्स्ट में ब्लेंडिंग में। ओके, फर्स्ट था इन्फेक्शियस स्टेज, दूसरी है ब्लेंडिंग स्टेज, और थर्ड है आपकी सेंट्रीफ्यूज स्टेज। तो इन्फेक्शियस स्टेज में इन्फेक्शन कॉज हुआ, ब्लेंडिंग स्टेज में दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, और सेंट्रीफ्यूगेज में हमें बिल्कुल अलग देखने के लिए मिला, बिल्कुल ही अलग। ओके, ब्लेंडिंग में तो जस्ट उस जो प्रोटीन का शेल है वो हटा है। ओके, और सेंट्रीफ्यूज में हमें बिल्कुल ऊपर नीचे दिखाई दिया। देखो, रेडियो एक्टिव जो कोट थे वो सुपर नेटेंट में आ गए, मतलब ऊपर वाली चीज में, और जो सेल्स थे वो आपको नीचे दिखाई दिए। ओके, मशीन के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको रेडियो एक्टिव कोड दिखाई दिया है वो सुपर नेटेंट में दिखाई दिया है। सुपर नेटेंट मतलब ऊपर की तरफ। ओके, और ये जो रेडियो एक्टिव सेल्स है, जिसमें कुछ मतलब जो सेल्स है वो हमारे रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये वाला जो लिया था, इसके अंदर ना प्रोटीन कोड आपका देखने के लिए मिल रहा था आपको रेडियो एक्टिव। फर्स्ट वाले यहाँ पे जो हमने करके दिखाया एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको जो बैक्टीरियोफेज देखने के लिए मिल रहा था, इसमें आपका जो प्रोटीन कोड है वो आपका रेडियो एक्टिव था। ओके, जो बाहर का प्रोटीन कोड है, राइट। और यहाँ पे जो आपको अंदर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है डीएनए, ये डीएनए यहाँ पे रेडियो एक्टिव था। तो रेडियो एक्टिव डीएनए आपको अंदर गया और हमें देखने के लिए मिला अच्छा, तो कौन सी चीज है जो आपके अंदर तक जाती है किसी भी सेल के और इन्फेक्शंस कॉज करती है, आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, वो कौन सा है आपका? डीएनए। क्योंकि इकोल आपके बैक्टीरिया फेज ने जो इन्फेक्ट करा इकोलाई को, तो उसमें कैसे इन्फेक्शन कॉज हुआ? डीएनए के थ्रू, क्योंकि डीएनए ही सेल मटेरियल के अंदर गया। जो प्रोटीन है वो कभी भी आपका इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाती। तो एक प्रोटीन ऐसी चीज नहीं है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। डीएनए एक ऐसी चीज है जो कि न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका वर्क करती है एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो ये आपका हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट था, जिसकी 3 अलग अलग स्टेजेस थी, आपकी इन्फेक्शियस स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज और सेंट्रीफ्यूज स्टेज। ओके, तो ये चीज आई होप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, तीनों ही जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। ओके, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है आपका मिसेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट क्या है इसे देख लो, 5 मार्क्स में आता है ये भी, 5 मार्क्स। इसमें क्या करते हैं हम? डीएनए को प्रूफ करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, तो डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, इसके लिए हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए का कॉपी होना, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आगे फर्स्ट वर्ड भी डीएनए है, सेकंड वर्ड भी डीएनए है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग का काम करता है। अनवाइंडिंग मतलब खोलेगा डीएनए को, और ये डीएनए लाइगेज वर्क करता है एज अ ग्लू स्टिकिंग के लिए, राइट। यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 आपके स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, एक है 5:3 डायरेक्शन में और एक है आपका 3:5 डायरेक्शन में। दोनों जस्ट अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ओके, यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी किसके थ्रू? हेलिकेज एंजाइम के थ्रू।
हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग करवाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे आएगा आपका आरएनए प्राइमर और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी। 5:3 डायरेक्शन में सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका आरएनए प्राइमर वर्क करता है, किसी और डायरेक्शन में वर्क नहीं करता। 5:3 डायरेक्शन में इस वाले स्टैंड के जस्ट अपोजिट वर्क करेगा 5:3 डायरेक्शन में और सिंथेसाइज करवाएगा एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट डीएनए। और यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए क्योंकि यहाँ पे एकदम स्ट्रेट सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए का, सो ये वाला जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। हाउएवर ऑन द अदर हैंड जो हमें डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड देखने के लिए मिल रहा है इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। वाई हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। पोलैरिटी यहाँ पे 5:3 है, तो जो हमारा आरएनए प्राइमर है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है विच इज 5:3 डायरेक्शन, तो उसको जस्ट अपोजिट वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से कुछ फ्रेगमेंट्स डेवलप हो जाएंगे और इन्हें फ्रेगमेंट्स का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन के तैयार हो रहे हैं इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और आप बोल सकते हो इसको लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ओके, या फिर नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। यहाँ पे ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं आगे जाके स्टिक हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज जो कि हमारा एज अ ग्लू की तरीके से वर्क करेगा। ओके, डीएनए लाइगेज यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा। आई होप दोनों में ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यही आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन की बहुत इजी सी और बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद ये वाला आपका जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे देखो हमें देखने इन्होंने क्या करा मिसेल्सन और स्टेल ने कि कैसे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इन्होंने जस्ट एक मीडियम लिया, ओके, एक पेट्री डिश ली और इसके अंदर आपका N15 आपका जो आपका बोल सकते हो हैवी आइसोटोप जो होता है नाइट्रोजन का उस पे ग्रो करवाया आपके पूरे ही डीएनए को, कंटिन्यूसली ग्रो करवाया तो बहुत सारी जनरेशन तक N15 डीएनए में आ गया। ओके, इसके बाद इन्होंने मीडियम चेंज करा, इन्होंने जो नॉर्मल आइसोटोप होता है आपके नाइट्रोजन का विच इज N14 उस पे ग्रो करवाया। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो दोनों स्ट्रैंड से देखो रेडियो एक्टिव आपको पता चल रहा होगा, ये जो लाइट कलर है इससे हमने शो करा है N15 वाला स्ट्रैंड, तो यहाँ पे दोनों ही जो स्ट्रैंड है N15 और जो न्यूली सिंथेसाइज है वो डैश डैश लाइन से शो हो रहा है, तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज है N14 वो सिंथेसाइज होगा। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रैंड ऐसे बन के आ गया क्योंकि हम इस पे ग्रो करवा रहे हैं N14 वाले मीडियम में, राइट। देन 20 मिनट्स बाद इकोलाई में क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो एक्सपेरिमेंट हम करें इकोलाई में, सो इकोलाई में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, दूसरी जनरेशन आपको देखने के लिए मिलती है, हर जो रेप्लिकेशन है आपको देखने के लिए मिलता है 20 मिनट्स में। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 20 मिनट्स बाद रेप्लिकेशन होगा, राइट। सो रेप्लिकेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो N15 का एक स्ट्रैंड है वो एज अ वर्क करेगा एज अ टेम्पलेट और यहाँ पे ये जो N15 से एक नया स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाएगा जो कि N14 का होगा। N14 क्यों? N14 इसलिए क्योंकि ये दूसरा मीडियम है, N14H4Cl वाला मीडियम है। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्टैंड है वो भी वर्क करेगा एज अ टेम्पलेट डीएनए और वो भी सिंथेसाइज करेगा एक आपका न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए। तो दोनों ये दो डीएनए बनके तैयार हो गए। फिर आफ्टर 20 मिनट्स आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो N14 है ये वर्क कर रहा है एज अ टेम्पलेट और ये जो N15 है ये भी वर्क कर रहा है एज अ टेम्पलेट। ओके, सेम एज इसके लिए भी देखने के लिए मिलेगा और आपके एक डीएनए से दो डीएनए बन के तैयार हो जाएंगे। कंटिन्यूसली प्रोसेस आपको 20 मिनट बाद ही देखने के लिए मिलेगी और इंक्रीज हो जाएगा आपके डीएनए का नंबर, राइट। ये चीज हमें कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये तो समझ लिया होगा कि 20 मिनट्स बाद दूसरा डीएनए बनकर तैयार हो रहा है, ऐसे हमें देखने के लिए मिल रही है, एक जनरेशन 20 मिनट्स बाद आ रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि ये N14 को हम क्या बोलते हैं, N14 को हम क्या बोलते हैं और N15 को हम क्या बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं N15 से। देखो N15 जो सबसे पहले वाला हमारा डीएनए था इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। ओके, इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। जो हमारा N14 है इसको हम बोलते हैं लाइट चेन। क्या बोलते हैं? लाइट, बहुत ज्यादा लाइट है, नॉर्मल है, राइट।
देन N15, N14 ये हमारा बीच का है, यानी कि इंटरमीडिएट चेन, और इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड चेन। अब अगर एग्जाम में वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ लाइट चेन्स कितना है, राइट, तो इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा, 2 की पावर n माइनस 2, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको वो पूछता है थर्ड जनरेशन में आपको कितने नंबर ऑफ लाइट चेन्स होगा, राइट, तो n की पावर क्या रखोगे आप यहाँ पे 3, ओके, और फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 2 की पावर 3 माइनस 2, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो पूछता है नंबर ऑफ हाइब्रिड और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट चेन्स, तो ये हमेशा 2 ही रहेगा इसका आंसर, ऑलवेज, ओके। ऑलवेज इसका आंसर कितना रहेगा 2, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये ऑलवेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव में भी काम आएगा, ओके। ये चीज हमारी हो गई। इसके बाद टेलर ने भी एक्सपेरिमेंट करा। टेलर ने क्या करा, 1958 में टेलर और उनके कलीग्स ने वर्क करा डीएनए के सिंथेसिस पे, मतलब कैसे होता है, और यहाँ पे इन्होंने यूज करा रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ओके। तो यहाँ पे थाइमीन नहीं है, इट्स थाइमिडीन, और यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है करा उन्होंने विसिया फेबा पे, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फेबा बीन्स, ओके, फेबा बीन्स लिख लो, या फिर आप ये बोल सकते हो विसिया फेबा पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है यहाँ पे। तो ये चीज ऑलमोस्ट हमारी कवर अप हो चुकी है। डीएनए कैसे सिंथेसाइज होता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक चीज है कि डीएनए दो तरीके का होता है, एक होता है पॉलीसिस्टोनिक डीएनए और एक होता है मोनोसिस्टोनिक डीएनए। पॉलीसिस्टोन और मोनोसिस्टोनिक डीएनए क्या होता है, सो यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक डीएनए पी प्रोकैरियोट्स में मिलता है, पी से पॉलीसिस्टोनिक और पी फॉर प्रोकैरियोट्स। तो वो डीएनए जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको देखने के लिए मिलता है वो कौन सा होता है, वो पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। जो आपको मोनोसिस्टोनिक डीएनए है वो आपको यूकैरियोट्स यानी कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में देखने के लिए मिलता है। जो आपका पॉलीसिस्टोनिक है प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइट होगा, तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एक्सोन्स एक्सोन्स एक्सोन्स, ओके। और जो आपका देखने के लिए मिलता है आपको ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स में, वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो आपको एक्सोन्स इंट्रोन्स देखने के लिए मिलते हैं आरएनए में, ओके। अब हम बात करने वाले हैं आरएनए की, आरएनए डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उन दोनों में डिफरेंट तरीके का देखने के लिए मिलता है आपको ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए से फॉर्मेशन होता है आरएनए का, तो मोनोकैरियोट्स में अलग, यूकैरियोट्स में अलग और प्रोकैरियोट्स में अलग देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, एक बेसिक जो यूनिट हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखने के लिए मिलती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर की, राइट। तो प्रमोटर में स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीन हमें अलग अलग स्पेसिफिक यूनिट देखने के लिए मिलती है। नंबर 1 इज प्रमोटर। प्रमोटर हमारे सबसे आगे होती है, बीच में हमारी स्ट्रक्चरल जीन यानी कि हमारे जितने भी बेस पेयर होते हैं वो, और फिर लास्ट में हमारा टर्मिनेटर, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में आपको आरएनए, देखो आरएनए वैसे भी तीन देखने के लिए मिलते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए इट इज टेम्पलेट आरएनए, टीआरएनए क्या होता है, जो कि अमीनो एसिड को लेके आता है, रीड करता है जेनेटिक मटेरियल को, ये हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे, सॉरी ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ओके, अभी हम रिवाइज करेंगे जब। और आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए है, और ये भी हम ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो वर्क हो रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आपका कौन सा एंजाइम वर्क करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक ही तरीके का है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर वर्क करता है और रो फैक्टर वर्क करता है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाता है और रो फैक्टर आपका टर्मिनेट करता है, तो टर्मिनेशन करवाता है, टर्मिनेशन की प्रोसेस। तो इनिशिएशन किससे होगा, सिग्मा फैक्टर से।
यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इससे बाइंड अप करेगा और इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज यूकैरियोट, और आपका जो देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा आपका इलोंगेशन वाला पार्ट। ओके, इलोंगेशन वाला पार्ट में क्या होगा, आपका ये जो सिग्मा फैक्टर है वो हट जाएगा और पूरा आरएनए बन के तैयार हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट कब होगा, जब यहाँ पे जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है इससे रो फैक्टर अटैच होगा और यहाँ पे टर्मिनेशन करवा देगा आपका सिंथेसाइज, जब पूरा फुल्ली आपका स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाएगा आरएनए का, तो ये टर्मिनेटर एंड पे लग जाएगा रो फैक्टर और आपकी ये जो पूरी प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, राइट। दूसरी जगह आपको जो देखने के लिए मिलता है यूकैरियोट्स के अंदर, जो मोनोसिस्टोनिक आपको देखने के लिए मिलता है डीएनए, इसमें वर्क करते हैं 3 अलग अलग आपका एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना, ये भी स्पेसिफिक है, मतलब हर किसी के लिए एक चीज वर्क नहीं करती ना। तो यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, ये आपका सिंथेसाइज करवाता है ये 3 तरीके के आरएनए, 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए। जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये सिंथेसाइज करवाता है एचएन आरएनए, यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, आपका एमआरएनए। फिर है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड एसएन आरएनए। ये है आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, राइट। यहाँ पे ये 3 अलग अलग एंजाइम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो भी आपका आरएनए सिंथेसाइज होने वाला होता है उसी का एक स्पेसिफिक वर्क करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे भी प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे इनिशिएशन हुआ था प्रोकैरियोट्स के अंदर, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो सिग्मा फैक्टर से सिग्मा फैक्टर आएगा, इनिशिएशन करवाएगा। फिर यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा इलोंगेशन वाले पार्ट में, फिर टर्मिनेशन होगा। यहाँ पे टर्मिनेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग किसकी होगी आपकी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी आपकी 5 एंड पे, 5' एंड पे कैपिंग होगी। ओके, यहाँ पे आपको जो आपको पार्ट देखने के लिए मिल रहा है ब्लू कलर से, इट इज एक्सोन पार्ट, जो कि कोडिंग करता है, और ये जो इंट्रोन पार्ट है ये कोडिंग नहीं करता है। ये थर्ड एंड है, थर्ड एंड पे आपको टेलिंग दिखाई देगी, वो भी किसकी, एडिनाइलेट रेसिड्यू की, जो कि आपको 200 से 300 नंबर में देखने के लिए मिलते हैं। तो टेलिंग कहाँ हो रही है, आपकी थर्ड एंड पे। अब यहाँ पे जो इंट्रोन्स है ये नॉन कोडिंग पार्ट है। कैसा पार्ट है हमारा, नॉन कोडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्प्लाइसोसोम्स आते हैं, अटैच होते हैं और स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि स्प्लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो भी इंट्रोन्स वाला पार्ट है वो खा जाते हैं, तो हमें सिर्फ एक प्योर और मिच्योर आरएनए देखने के लिए मिलता है। ये वाली चीज सिर्फ स्पेसिफिक है आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये हमें प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो ये यूकैरियोट्स में देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर आप बोल सकते हो। ये स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसिंग, ये यूकैरियोट से याद कर लेना। ह्यूमंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, राइट। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है। आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से हमने रिवाइज कर लिया है। तो अभी हम एक और चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एक्सोन्स सिर्फ किस में देखने के लिए मिल रहा है, आपको पॉलीसिस्टोनिक डीएनए में। ओके, और मोनोसिस्टोनिक डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक्सोन्स और इंट्रोन्स बनते हैं, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी, बहुत जरूरत है, क्योंकि मिच्योर था, फिर मिच्योर करने के लिए उसकी स्प्लाइसिंग की जरूरत हमें नीड रहती है, इसलिए हम स्प्लाइसिंग करवाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम टीआरएनए की, टीआरएनए, राइट। टी हम स्मॉल्स बनाएंगे, तो इसमें आपसे पूछता है कि 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है और आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोव लाइक स्ट्रक्चर, जो लॉन्ग होती है हमारी, वैसा स्ट्रक्चर, और जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड एल के जैसा होता है। ये रिवाइज कर लेना, बच्चे का ये कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि कैसा कौन सा होता है। ओके, ये वाली चीज हमने कंप्लीट कर ही ली।
कि यूकेरियोट्स के अंदर 3 तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका डायग्राम देख लेते हैं हम टीआरएनए का, और ये 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में हमारे आ जाता है। तो एग्जैक्टली क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप बस लाइन ड्रॉ करके आ जाना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा एक एक बेस पेयर के बारे में आप लिखो कि कौन सा बेस पेयर कहाँ अटैच है। ओके, बस आपको जो अच्छी तरीके से आना चाहिए वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको आना चाहिए कि ये डी आर्म है। ओके, आपको पता होना चाहिए एक टी आर्म है, एक डी आर्म एक टी आर्म। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए ये 5:3 ऐसे करके पोलैरिटी है, यहाँ पे OH अटैच होगा, और ये आपकी एक्सेप्टर स्टैंप है। एक्सेप्टर स्टैंप मतलब जहां पे अमीनो एसिड आके अटैच होगी, राइट। आप इसे क्या लिख सकते हो, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। यहाँ पे ये क्या है, एंटी कोडोन है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है UGC। ओके, ये एंटी कोडोन आर्म है। बस इतना, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतनी चीज इनफ है आपके लिए, आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक, हाँ जेनेटिक कोड्स। जो कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं कोडोन्स, ट्रिपल में ही आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा जो बात करी है इसकी वो करी है आपकी जॉर्ज गिबोउ ने, और यहाँ पे जॉर्ज गिबोउ ने आपके कोडोन्स के बारे में बताया कि ट्रिपलेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कोडोन्स। ओके, और हमारे पास बहुत, देखो हमारे पास 20 अमीनो एसिड है। ओके, और 20 अमीनो एसिड है और 64 कोडोन्स है, और इन 64 कोडोन्स में से भी 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो कि स्टॉप कोडोन्स है, यानी कि जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। तो बचे कितने, 61 कोडोन्स जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ओके, UAA, UGA एंड UAC ये आपके 3 स्टॉप कोडोन्स हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। AUG, AUG एक ऐसा कोडोन है जो कि स्टार्ट भी करता है प्रोसेस ट्रांसलेशन की। इसकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और दूसरी चीज मिथ्योनिन के लिए कोड भी करता है। तो यहाँ पे डबल काम हो गया AUG का। यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड ऐसी भी हैं जो कि एक से ज्यादा कोडोन से कोड होती है। इसको ऐसी प्रॉपर्टी की, अमीनो एसिड की ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेट। और यहाँ पे बहुत एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। ओके, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। इस प्रॉपर्टी को, इस कोडोन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक। जैसे कि हम बात कर लेते हैं AUG की, तो AUG आपका कोड करेगा सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन को, राइट। तो मिथ्योनिन जो अमीनो एसिड है उसको कोड करेगा, या फिर UUU को ले लेते हैं तो ये फिनाइलएलिलीन को करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। और यहाँ पे आपको कोई भी पंक्चुएशन दिखाई नहीं देता है इनके बीच, जैसे UUU में फिर आपका कॉमा लग रहा हो, AUG लिखा हो फिर कॉमा लग रहा हो, ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। कोई भी पंक्चुएशन, कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, ओके, सेमी कोलोन या फिर स्लैश, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको जेनेटिक कोड्स के अंदर, यानी कि कोडोन्स के अंदर। आई होप इतनी चीज बहुत बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अभी हमें ट्रांसलेशन करना है फिर लैकोप्रोन, और इतना ज्यादा बड़ा नहीं है आप। ओके, सो हम बात कर रहे हैं पूरा ट्रांसलेशन की प्रोसेस की। तो ये राइबोसोम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, और राइबोसोम्स ही हमारे क्या होते हैं, RNA आप बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। यूकेरियोट्स के अंदर 80S और प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S। ओके, 2 सब यूनिट्स देखने के लिए मिलती है, एक होती है लार्ज वाली, एक होती है स्मॉल वाली। स्मॉल वाली ये जो नीचे देखने के लिए मिल रही है, ऊपर हमें बड़ी वाली है, साइज से ही पता चल रहा होगा ये लार्जर है। ओके, लार्जर यूनिट और नीचे वाली स्मॉलर यूनिट। ओके, तो सबसे पहले हमें 2 साइड देखने के लिए मिलती है, एक होती है पी साइड और एक होती है ए साइड। यहाँ पे पी साइड से क्या होगा, आपका आके बैठेगा टीआरएनए, ये टीआरएनए है, रीड करेगा, ब्रिंग करेगा अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले इनिशिएशन कैसे होगा ट्रांसलेशन का, AUG, मतलब AUG तो टीआरएनए पे लगा है। यहाँ पे क्या होगा, A का अपोजिट करो U का अपोजिट करो A, और G का अपोजिट करो C, UAC
से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, राइट। जो आपका राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल्यूलर फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस की राइबोसोम। यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, ओके। ये शिफ्ट करेगा ए साइड से पी साइड पे, और यहाँ पे जो दूसरा था, यहाँ पे क्या होगा, ए ए ए, तो यहाँ पे आपका फिनाइलएलिलीन आ गया यू 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 से, ओके। अब इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। और फिर ये मूव कर जाएगा, ये वाला आपका पूरा जो टीआरएनए यहाँ से हट जाएगा और दूसरे अमीनो एसिड को आप ये बोल सकते हो उससे बाइंड अप हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी और आपका पूरा एक चेन बन के तैयार हो जाएगी अमीनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये आपका पूरा प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, ओके। सो ये आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, बहुत इजी, जो कि राइबोसोम्स में देखने के लिए मिलता है। फिर है आपका ऑपरिन। ऑपरिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, ऑपरिन तो वैसे दो तरीके के होते हैं, इंड्यूसिबल और एक होता है रिप्रेसिव। हमारे क्लास में बस लैक ऑपरोन यानी कि इंड्यूसिबल वाला है। लैक रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज को, ओके, ट्रिप्टोफान को, ओके। सो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। एक लैक ऑपरेंट में हमें प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं इस वाले डायग्राम से। तो पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेगुलेटर को, PIP, पिप, पिप रिप्रेजेंट कर रहा है प्रमोटर को, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर को, ZYA which is ZIA, it's representing structural gene। अब क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। इन अगर सेल में लैक्टोज नहीं है तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपकी प्रमोटर जीन है वो एक रिप्रेसर mRNA का फॉर्मेशन करेंगे और उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनकर तैयार होगी, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये आपकी ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाएगी और ऑपरेटर कुछ ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा, ओके। इसे एक और बार रिपीट कर देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर प्रोटीन, अब क्या होगा, जो प्रमोटर है वो सिंथेसाइज करेगा आपका रिप्रेसर mRNA, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड अप कर जाएगी जाके ऑपरेटर रीजन पे, और ऑपरेटर रीजन कुछ ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, ओके। सो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमराइजेशन ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरिन, और ऑपरिन वर्क नहीं करेगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका जो आई है, आई जीन रिप्रेसर mRNA का फॉर्मेशन करेगा, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोटीन का जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा तो इंड्यूसर की प्रेजेंस है, इंड्यूसर यहाँ पे जाके क्या होगा, इस प्रोटीन से बाइंड अप कर जाएगा और इसको इनएक्टिव कर देगा। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गई तो ऑपरेटर अपना काम आराम से करेगा, ZYA ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक RNA का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम है लैक mRNA, और ये लैक mRNA जो Z वाला है ये सिंथेसाइज करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। नेक्स्ट वन इज परमिएजेस, और ये आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ओके। सो ये तीन अलग अलग एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ओके। सो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है लैक ऑपरेंट में। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया है आपका रिप्रेसर प्रोटीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ऑपरेटर वर्क करेगा। ये लैक ऑपरेंट था। ये लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये लाइक आपका 2003 में लगभग कंप्लीट हुआ था, मेगा प्रोजेक्ट था ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। यहाँ पे इसके थ्रू हमने आइडेंटिफाई करे सारे जीनोम्स को, अप्रोक्स लाइक सीक्वेंस हमने 3 बिलियन बेस पेयर्स के सीक्वेंस हमने पता लगाए। इन सारी जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी उसे स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए हमने नए नए टूल्स को डेवलप करा। सारे ही इश्यूज को ध्यान में रखा कि कहीं किसी को सोशल इशू ना हो, लीगल एथिकल कोई इशू एड्रेस ना हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हमने दिमाग में रखा है यहाँ पे। प्लस इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं, हमने 31,064.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स देखे, ओके।
और ऑलमोस्ट 99.9% जो बेस पेयर है वो एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिले हमें हर एक पर्सन में। तो ये सारी हमारी स्टडीज है, ओके, साइलेंट फीचर्स ये हमारी स्टडीज है। तो हमने क्या देखा कि 99.9% जितने भी बेस पेयर्स है वो एग्जैक्टली सेम है हर किसी पर्सन में। तो सिर्फ 0.1% ऐसे डीएनए ऐसे बेस पेयर्स हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि मुझ में और आप में सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है जो कि हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हमने ये देखा कि 50% जो आपके जीन्स हमने डिस्कवर करे हैं उनमें से फंक्शन 50% के हम डिस्कवर नहीं कर पाए, ओके, क्योंकि बहुत टफ होता है हर एक जीन को स्टडी करना, बहुत टफ, राइट। लेस देन 2% जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, लेस देन 2%, मतलब जितने सारे हमने जीन्स पता लगाए उसमें से भी जीनोम सिर्फ 2% ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। और यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, कौन से सबसे छोटा क्रोमोसोम, तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम हमें देखने के लिए मिला क्रोमोसोम नंबर 1 विच इज कंटेन 2968 जीन्स इन इट। एंड क्रोमोसोम नंबर Y जो कि आपका 6 क्रोमोसोम है, इसमें हमें देखने के लिए मिले 231 जीन्स ओनली, राइट। हाउएवर क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे लार्जेस्ट है आपका 29,068 जीन्स इसमें देखने के लिए मिले हैं हमें। यहाँ पे यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है ये AMU में बहुत पूछा जाता है, ओके, लेकिन अब तो ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। ये आपकी बायोलॉजी की आप ऐसी ब्रांच समझ लो जहाँ पे हम जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर डिवाइसेस में स्टोर करके रखते हैं और उससे अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। तो वो जो ब्रांच है हमारी उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। यहाँ पे ये दो जो फुल फॉर्म है ये आपको 2015, 2016 और फिर उसके बाद 2000 भी करके कुछ है एक और ईयर जिसमें आपको CBSE बोर्ड्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि बैक और यैक की फुल फॉर्म करके जस्ट। सो बैक और यैक बहुत इजी फुल फॉर्म है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनफैक्ट 2017 में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके पेपर में जो कि नीट का पेपर है, राइट। बैक और यैक, इतनी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बैक और यैक की फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाई से आपका यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट। ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करें VNTR की, तो VNTR क्या है आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ओके, और इसका साइज वेरी करता है 0.1 से 2 KB किलो बेस पे, राइट। DNA फिंगरप्रिंटिंग आपकी एलेक्स जैफरी ने डिस्कवर करी थी और यहाँ पे इन्होंने बोला कि लाइक सिर्फ 0.1% जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ह्यूमन बींग्स में एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। और ये दो तरीके के DNA हमें देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमन में। एक तो रिपीटेटिव, मतलब वो कंसिडरली रिपीट होते जा रहा है होते जा रहा है और वो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, राइट। और दूसरे ऑन द अदर हैंड आपको DNA देखने के लिए मिलता है सैटेलाइट DNA। ये सैटेलाइट DNA ये DNA का बहुत बड़ा पोर्शन देखने के लिए मिलता है जो रैंडमली रिपीट होता है, ये किसी चीज के लिए ट्रांसक्राइब नहीं करते, ओके, मतलब प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं। ये दो हमें बल्क में देखने के लिए मिलते हैं, कुछ मिनी पीक्स फॉर्म करते हैं, कुछ माइक्रो पीक्स फॉर्म करते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हमने मिनी और माइक्रो सैटेलाइट इनका नाम रख दिया। यहाँ पे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा लाइक ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस पेयर DNA सीक्वेंस difference is called SNPS और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो SNPS ये फुल फॉर्म याद कर लेना। साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई करा है कि DNA का जो पूरा आपका DNA है उसमें 1.4 मिलियन लोकेशंस जहां पे सिंगल बेस पेयर में आपको DNA सीक्वेंस के डिफरेंस देखने के लिए मिलता है और इसको हम क्या बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर SNPS। कभी कभी तो सिर्फ ये डेफिनेशन पूछ लेता है तो बस इतना लिख के आना है साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई करा है 1.4 मिलियन लोकेशंस पे सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इट्स नोन एज
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और SNPS, राइट। बस इतना सा 2017 में या 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड के अंदर। ओके, आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज का सेशन बहुत बड़ा था, लेकिन हमने बहुत 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 सारी चीजें कवर अप करी। आई होप हर एक चीज अच्छी तरीके से आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल पे मुझे। आई होप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन आपको कवर अप हो गया होगा। डे 6 में हम मिलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।